मेरे प्रिय नौजवान साथियों, मैं हर हमेशा आपके भविष्य की कामना करता हूँ, बेहतर भविष्य की कामना करता हूँ। और इसी संदर्भ में आज हम आपको मंत्रिपरिषद के बारे में बताने जा रहे हैं। मेरा वीडियो निरंतर गति से तैयार हो रहा है, आप इसको पढ़ते होंगे। ये वीडियो परीक्षोपयोगी है। इसको पढ़ने से परीक्षा में प्रश्न लड़ने की संभावना बनती है, और बनते ही नहीं है, बनते रहे हैं। जिन किसी ने भी ये पढ़ा है उनके प्रश्न अवश्य सॉल्व हुए हैं और आपका भी सॉल्व होगा। आज मैं आपको मंत्रिपरिषद के संदर्भ में बता रहा हूँ। लोक कल्याणार्थ हेतु बी नारायण सर की अनुपम प्रस्तुति। बी नारायण सर की अनुपम प्रस्तुति। टॉपिक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मंत्रिपरिषद। आज हम लोग मंत्रिपरिषद के संदर्भ में ये बात करेंगे। मंत्रिपरिषद के संदर्भ में आज हम लोग बात करते हैं। ये मंत्रिपरिषद में क्या है? संविधान के अनुच्छेद 74 में लिखा है। संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 74 में लिखा है। आर्टिकल 74 में लिखा है, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स headed by prime ministers, headed by prime minister। तो इसमें लिखा है कि एक मंत्री परिषद होगा, एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रधानमंत्री होंगे। और क्या लिखा है भाई कि ये राष्ट्रपति के कार्यों में ये क्या देंगे? सलाह देंगे, मशविरा देंगे। राष्ट्रपति इन्हीं की सलाह से अपने कार्यों को क्या करेंगे? संपन्न करेंगे। इन्हीं की सलाह से, मंत्रिपरिषद की सलाह से, मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति अपने कार्यों को संपन्न करेंगे। तो ये आर्टिकल 74 में ये बातें लिखी गई है। और आर्टिकल 75 में क्या लिखा गया है? व्हाट डिड राइट विद इन आर्टिकल 75 में कौन सी बात लिखी गई है? आर्टिकल 75, ये है आर्टिकल 75। ये आर्टिकल 75 में क्या लिखा है भाई? व्हाट डिड राइट। इसमें लिखा है कि मंत्रिपरिषद के प्रधान प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे? ये राष्ट्रपति करेंगे। देखिएगा, इस समय इसी जगह से एक प्रश्न ये बराबर पूछा जाता है। ये पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है या चयन होता है या निर्वाचन होता है?
तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से हम यहाँ पर लिखे हुए हैं अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये क्या होता है भाई? अपॉइंटेड बाय द, ये क्या है? इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये अपॉइंटेड शब्द को प्रयोग किया गया है, नियुक्ति शब्द को प्रयोग किया गया है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसीलिए आप इस पर ध्यान रखिएगा कि भाई ऐसा नहीं कि ये निर्वाचित शब्द दे दे तो वो मार दीजिएगा, या मनोनयन शब्द दे दे वो मार दीजिएगा, तो वो चीज़ आपको मारना नहीं है। हो सकता है एग्जामिनेशन में यहाँ पर कई शब्दों का प्रयोग कर दिया जाए। क्या प्रयोग कर दिया जाए भाई? जैसे कि मैं आपको बोलूँ चयन शब्द का प्रयोग कर दिया जाए, चयन शब्द का, तो ये नहीं होगा। मनोनयन शब्द का प्रयोग कर दिया जाए, मनोनयन, तो ये भी नहीं होगा। ये निर्वाचित शब्द का प्रयोग कर दिया जाए, निर्वाचित शब्द का प्रयोग किया जाए, तो ये भी नहीं होगा। ये कौन शब्द का प्रयोग होगा? नियुक्ति। ये किसका होगा? ये नियुक्ति होगा। अपॉइंटमेंट्स, अपॉइंटमेंट्स, ये अपॉइंटमेंट्स शब्द का जब प्रयोग होगा तब यही सही होगा। इसीलिए राष्ट्रपति इनको क्या करते हैं? ये नियुक्त करते हैं। तो ये प्रधानमंत्री जो होता है, ये कौन होगा प्रधानमंत्री भाई? तो प्रधानमंत्री होने के लिए क्या चाहिए भाई? तो कहता है कि सामान्य रूप से प्रधानमंत्री वही व्यक्ति होता है जो बहुमत दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री कौन होता है भाई? तो प्रधानमंत्री, ये प्रधानमंत्री वह व्यक्ति होगा, वह व्यक्ति होगा जो बहुमत दल का नेता होगा। ये बहुमत दल का ये क्या होगा? ये नेता होगा, बहुमत दल का नेता होगा। देयर मस्ट बी लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी। जो बहुमत दल का नेता होगा, ये बहुमत दल का नेता, इन्हीं को सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति क्या करते हैं? निमंत्रण देते हैं, इन्हीं को बुलाते हैं कि भाई आप अपना गवर्नमेंट को बनाइए, सरकार को बनाइए। ये बहुमत दल का नेता होता है। लेकिन इस जगह थोड़ा सा और ध्यान से देखना है आपको कि यदि मान लेते हैं हंग पार्लियामेंट हो जाए, मान लेते हैं किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए बहुमत ना मिले, ये क्या हो जाए? हंग पार्लियामेंट। ये क्या हो जाए? हंग पार्लिया, ये क्या हो जाए? हंग पार्लियामेंट हो जाए। यानी खंड जनादेश की स्थिति हो जाए। खंड जनादेश, ये खंड जनादेश की स्थिति हो जाए, तो उस अवस्था में राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को, राष्ट्रपति किसी दल के व्यक्ति को अपने विवेक के आधार पर सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। तो ये उस समय की बात होगी, यह विशेष परिस्थिति की बात होगी। लेकिन सामान्य रूप से जो प्रधानमंत्री होता है वो क्या होता है? वो बहुमत दल का नेता होता है। जो सामान्य रूप से जो होता है वो क्या होता है? ये बहुमत दल का ही नेता को चुना जाता है। यानी सामान्य रूप से प्रधानमंत्री क्या होगा भाई? सामान्य रूप से प्रधानमंत्री क्या होगा? प्रधानमंत्री ये क्या होंगे? ये बहुमत दल का नेता होगा। ये बहुमत दल का ये क्या होगा? ये नेता होगा। ये बात एकदम हमेशा आप याद रखिए। और इनकी नियुक्ति होती है, न कि इसका चयन होता है, न ही इनका मनोनयन होता है, और न ही इनका निर्वाचन होता है। तो दो प्रश्न इस जगह आपने देख लिया। थर्ड पॉइंट हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि अन्य प्रधानमंत्री के सिफारिश पर बाय द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ये क्या कहता है? बाय द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, बाय द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। किसके एडवाइस से? प्रधानमंत्री के एडवाइस से। बाय द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति
अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। मतलब होता क्या है, ये प्रधानमंत्री बनने के बाद ये मंत्रियों का एक लिस्ट तैयार करते हैं और वो लिस्ट तैयार करके वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं और राष्ट्रपति उस पर क्या करते हैं भाई, उस पर अपना हस्ताक्षर कर देते हैं। इस प्रकार से मंत्री की नियुक्ति क्या हो जाता है, संपन्न हो जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो अब हमको यहाँ पर ये देखना है कि भाई इनको जो भाई मंत्री बनते हैं तो भाई ये किसके सामने शपथ लेते हैं भाई? तो इन्हें जो शपथ दिलाने का जो काम किया जाता है, शपथ, ये जो ओथ दिलाने का जो काम किया जाता है वो कौन करते हैं? वो राष्ट्रपति करते हैं। वो कौन करते हैं भाई? ये राष्ट्रपति करते हैं। इन्हीं को ये क्या दिया जाता है? पद एवं गोपनीयता। पद एवं गोपनीयता का इन्हें क्या दिया जाता है? शपथ दिलाया जाता है। तो ये कौन दिलाते हैं? ये राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस बात को देख लिया। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं इनका सैलरी जो होता है, ये जो सैलरी जो बनता है वो सैलरी कैसे बनता है भाई? ये सैलरी, इसका वेतन, इनका जो वेतन है, ये जो सैलरी है, ये सैलरी, तो ये कहता है कि समय समय पर संसद के द्वारा कानून बनाकर इनका वेतन निर्धारित किया जाता है। इनका वेतन निर्धारित किया जाता है। इनका वेतन निर्धारित किया जाता है। समय समय पर इनका वेतन निर्धारित किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर देखिए कि इसका वेतन जो दिया जाता है वो क्या दिया जाता है? ये समय समय पर ये निर्धारित किया जाता है। तो जो वेतन जो निर्धारित किया जाता है तो इस हिसाब से समय समय पर इनका वेतन निर्धारित किया जाता है। समय समय पर इनका वेतन क्या किया जाता है? निर्धारित किया जाता है। ये इसके बाद अब हम लोग को देखना है कि मान लेते हैं, इस जगह ध्यान से देखिएगा, अटेंशन प्लीज। मान लेते हैं क्या मान लेते हैं भाई कि प्रधानमंत्री राज्यसभा का यदि सदस्यता ग्रहण किया हो, प्रधानमंत्री राज्यसभा का क्या हो? सदस्य हो। प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य हो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो क्या ये लोकसभा में जो मुद्दा होगा उस पर अपना मत दे सकते हैं? तो कहता है यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य होगा तो लोकसभा के किसी भी मुद्दे पर मतदान नहीं कर सकते हैं। Can't cast your vote on any issue which are raised in House of, या क्या कर सकते हैं, हाउस ऑफ पीपल। लोकसभा में यदि कोई मुद्दा होगा तो उसमें जाके प्रधानमंत्री क्या करेंगे? अपना मत नहीं दे सकते हैं। कहे यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है, कहाँ का सदस्य है? राज्यसभा का सदस्य है, तो लोकसभा के किसी भी मुद्दे पर मतदान नहीं कर सकता है। ये लोकसभा के किसी भी मुद्दे पर कोई भी इशू हो, मे बी एनी इशू, ये क्या कर सकते हैं? मतदान नहीं कर सकते हैं। डोंट कास्ट योर वोट, अपना मत नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं? इसलिए कि वो किस सभा के, किस हाउस के मेंबर हैं, वह राज्यसभा के मेंबर हैं, वह लोकसभा का मेंबर नहीं है। तो ये बात बड़ा ध्यान में रखने वाली बात है। तो ये पॉइंट नंबर 1 कि यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य होगा
तो लोकसभा के किसी भी मुद्दे पर मतदान नहीं कर सकेंगे। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस बात को आप ध्यान से देख लीजिए। सेकंड पॉइंट आप यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं कि कोई यदि कोई व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। सेकंड पॉइंट, कोई व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, नॉट मेंबर ऑफ एनी हाउस। ये क्या कहता है? नॉट मेंबर ऑफ एनी हाउस, वो किसी भी सदस्य का क्या है? वो सदस्य नहीं है। तो उस अवस्था में क्या यह मंत्री बन सकता है? तो कहता है हाँ, बन सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो भी वह क्या हो सकता है? प्रधानमंत्री या मंत्री बन सकता है। प्रधानमंत्री या मंत्री बन सकता है। प्रधानमंत्री या मंत्री, ये मंत्री बन सकता है, बशर्ते कि उन्हें 6 महीना के अंदर किसी भी सदन का सदस्यता प्राप्त करनी होगी। क्या लिख रहे हैं? फिर से देखिए, वंस अगेन, प्रधानमंत्री या मंत्री बन सकता है बशर्ते कि उन्हें 6 महीने के अंदर, कितने दिनों के अंदर? 6 महीने के अंदर किसी भी सदन का सदस्यता प्राप्त करनी होगी। यदि वो 6 महीने के अंदर किसी भी सदन का सदस्य नहीं बन सकता है या सदस्यता हासिल करने में असमर्थ हो गया, तो उसका मंत्री पद वो क्या हो जाएगा? 6 महीने के बाद निरस्त हो जाएगा, वह मंत्री नहीं रह सकता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यह भी बात देख लिया। अगला पॉइंट हम लोग यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि इसमें इस जगह हम लोग ये देखते हैं भाई कि अगला पॉइंट में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ जो प्रधानमंत्री है वो मूल रूप से यहाँ पर क्या है भाई? मान लेते हैं किसी मंत्री को हटाना होगा, किसी भी मंत्री को हटाना होगा तो प्रधानमंत्री उसे हटा सकते हैं। प्रधानमंत्री उन्हें हटा सकते हैं। ये इनके पास क्या है? सुप्रीम पावर है। प्रधानमंत्री उन्हें क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। यानी किसी भी मंत्री का जो जन्मदाता, पालनकर्ता और संहार करता है वह कौन है? वो प्रधानमंत्री है। यानी मंत्री परिषद के लिए प्रधानमंत्री क्या है? ये प्रधानमंत्री क्या है? तो यही है, पालन करता है, जन्मदाता है और क्या है? ये संहार करता है। यानी ये जब चाहेंगे तब मंत्रिमंडल को ये क्या कर सकते हैं? समाप्त कर सकते हैं, नए मंत्रियों की नियुक्ति कर सकते हैं। और ये सब सारा का सारा कार्य कौन होगा? प्रधानमंत्री के हाथ में होगा। ये सारा का सारा कार्य किसके हाथ में होगा? ये प्रधानमंत्री के हाथ में होगा। इस जगह 5वां पॉइंट को आप जैसा देख लीजिए ध्यान से, अटेंशन प्लीज। ये जो मंत्री परिषद होता है, मंत्री परिषद में लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना होती है। यहाँ पर सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। किसका? मंत्री परिषद का। यहाँ पर क्या है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी।
रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहीं पर क्या है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रेरणा से ये प्रेरित होकर के क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इस जगह और ध्यान से देखिएगा, यदि किसी एक मंत्री के खिलाफ अभियोग पारित हो जाए या अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो इसका मतलब है कि संपूर्ण लोकसभा को क्या देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। यदि किसी एक मंत्री पर अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाए तो वैसी स्थिति में मंत्रिपरिषद को क्या होना पड़ेगा, ये भंग होना पड़ेगा। ये क्या होगा, ये पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि भाई ये बात होता है। तो अब हमको ये देखना ये है कि क्या प्रधानमंत्री को इसका कोई कार्यकाल है, तो कहता है प्रधानमंत्री का कोई कार्यकाल नहीं है, प्रधानमंत्री का कोई कार्यकाल नहीं है। ये प्रधानमंत्री का कोई कार्यकाल नहीं है। तब क्या इसको राष्ट्रपति हटा सकते हैं? तो इसमें लिखा हुआ है कि जब तक प्रधानमंत्री को लोकसभा का विश्वास मत हासिल होगा, उन्हें पद से निरस्त नहीं किया जा सकता है। क्या मतलब है भाई, प्रधानमंत्री का कोई कार्यकाल नहीं है, ठीक है, एक बात तो राइट हो गया। जब तक प्रधानमंत्री को लोकसभा का विश्वास मत हासिल है तो उन्हें पद से कोई निरस्त नहीं कर सकता है, यानी राष्ट्रपति उनको हटा नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री तब तक रहेंगे जब तक कि उनको लोकसभा में क्या हासिल है, विश्वास मत हासिल है, तब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। अब हमको यहाँ पर ये देखना है, नेक्स्ट पॉइंट हमको देखें जरा सा कि भाई और अगला पॉइंट इसमें क्या हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि मंत्रिपरिषद का कार्य क्या है भाई। ये मंत्रिपरिषद का कार्य, इसका जो सबसे प्रमुख कार्य है वो क्या है, राष्ट्र के लिए नीति निर्धारण करना, राष्ट्र निर्माण के लिए, ये राष्ट्र के लिए नीति निर्धारण करना। तो ये मंत्रिपरिषद का क्या है, ये मूल कार्य है कि भाई क्या राष्ट्र के लिए नीति होगा, क्या नियम होगा, क्या कानून होगा, देश की व्यवस्था कैसे चलेगी। तो इस प्रकार से ये बातें होती हैं और सारा कार्य किसके निर्देश पर होगा, वो सारा कार्य प्रधानमंत्री के निर्देश पर होगा। क्यों, प्रधानमंत्री ही अपने मंत्रिपरिषद के लिए क्या है, पालन करता है, संहार करता है और जन्मदाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश यही कौन है, प्रधानमंत्री ही है। इसीलिए हम लोगों ने देखा कि भाई मंत्रिपरिषद इस प्रकार से चला। अब हम लोग थोड़ा सा, ये छोटा टॉपिक था, अब हम इसी समय एक दूसरा टॉपिक शुरू कर देते हैं। वो है, उसको हम लोग कहते हैं महान्यायवादी, उसको कहते हैं महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये कितने आर्टिकल में है भाई, ये आर्टिकल है 76 में है। तो जो भारत के महान्यायवादी हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन विद इन आर्टिकल 76, वो कितने के अंतर्गत इसका व्याख्यान दिया गया है, वो 76 के अंतर्गत ये बात कहा गया है। तो ये जो भारत के जो महान्यायवादी होते हैं, ये कौन बनेंगे भाई, ये भारत के महान्यायवादी कौन होंगे भाई, ये भारत के महान्यायवादी
की योग्यता इसकी क्या योग्यता है भाई? तो कहता है इनकी जो योग्यता है कि वह व्यक्ति भारत का महान न्यायवादी बन सकता है जो कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लायक हो। वह व्यक्ति भारत का महान्यायवादी बन सकता है, महान्यायवादी बन सकता है जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की क्या रखता हो? योग्यता रखता हो सुप्रीम कोर्ट का, यानी उच्चतम न्यायालय का जज बनने का, न्यायाधीश बनने का क्या रखता हो? योग्यता रखता हो। तो वह व्यक्ति क्या बनेगा? भारत का न्यायवादी, महान्यायवादी। ये भारत का महान न्यायवादी वो क्या हो सकता है? बन सकता है। तो इसकी नियुक्ति कौन करते हैं भाई? इसका अपॉइंटमेंट्स, इसकी जो नियुक्ति हम लोग देखते हैं, इसकी नियुक्ति अपॉइंटमेंट्स, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं भाई? तो इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? ये राष्ट्रपति करते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं भाई? ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इनका वेतन क्या होगा भाई? वेतन ये संसद के द्वारा निर्धारित नियमों के तहत क्या किया जाता है? निर्धारित किया जाता है। तो इसकी नियुक्ति में ये है भाई। इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इसका मूल कार्य क्या है भाई? तो इसका मूल कार्य है राष्ट्रपति को संवैधानिक सलाह प्रदान करना। इसका मूल कार्य है राष्ट्रपति को संवैधानिक मामलों में क्या देना? सलाह देना। संवैधानिक मामलों में कॉन्स्टिट्यूशनल इशू, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, ये क्या है? ये इशू है जो कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, उसमें क्या देना? एडवाइस देना। ये क्या देना? एडवाइस देना। और ये क्या है भाई? भारत सरकार का ये कानूनी पदाधिकारी है। ये भारत सरकार का क्या है भाई? ये कानूनी पदाधिकारी है। ये भारत सरकार का ये क्या है? कानूनी पदाधिकारी है। ये पदाधिकारी है, यानी इसको कह सकते हैं लीगल एडवाइजर ऑफ आवर प्रेसिडेंट, आवर इंडिया गवर्नमेंट। तो इस प्रकार से इसको हम लोग देखते हैं। अब इसका कार्यकाल के संबंध में क्या कहा जाता है? कार्यकाल, नाउ व्हाट इज द टेन्यूर ऑफ दिस पर्सन? इसका कार्यकाल क्या है? तो कहता है इसका राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये अपने पद पर ये क्या करते हैं? बने रहते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। यानी प्रसाद पर्यंत यहाँ पर क्या है? टेक्निकल वर्ड है। इसको हम लोग कहते हैं बाय द प्लेजर ऑफ। यही प्लेजर ऑफ, यानी राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे इन्हें क्या रखेंगे? अपने पद पर इनको रहने देंगे, और जब चाहेंगे राष्ट्रपति इनको हटाने के लिए, ये राष्ट्रपति इनको पद से क्या कर देंगे? हटा देंगे। यानी राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार ये अपने पद पर रहेंगे बाय द प्लेजर ऑफ आवर प्रेसिडेंट। इसी को हम लोग कहते हैं बाय द प्लेजर ऑफ आवर प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उन्हीं की खुशी पर इनका क्या है? पद है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रसाद पर्यंत कहते हैं। यह ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। ये
ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, सदस्य नहीं होते हैं। ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। एन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज नॉट मेंबर ऑफ एनी हाउस, आइदर हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट्स। यानी लोकसभा के भी सदस्य नहीं है और राज्यसभा के भी सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी इनको क्या है भाई, सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी लेकिन ये क्या है, फिर भी ये किसी भी सदन में ये क्या कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। देखिएगा, ये भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, अपना विचार रख सकते हैं, विचार रख सकते हैं। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका चल रहा है, ये लेकिन अपना मत नहीं दे सकते हैं। लेकिन ये अपना क्या कर सकते हैं, मत नहीं दे सकते हैं। ये बात याद रखिएगा, मत नहीं दे सकते हैं। यही डोंट कास्ट योर वोट, ये अपना मतदान नहीं कर सकते हैं। किसी भी सदन के में ये भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, विचार रख सकते हैं, लेकिन मत नहीं दे सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। वेरी इंपॉर्टेंट मैटर इज़ दैट कांट कास्ट योर वोट इन एनी हाउस। क्यों नहीं दे सकते हैं? इसलिए नहीं दे सकते हैं कि भाई ये किसी भी सदन का ये क्या है, सदस्य नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का क्या काम है, कौन सा ये कार्य करते हैं और इसकी क्या क्या सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको 2 टॉपिक पढ़ाया, मंत्रिपरिषद और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। मैं आपसे केवल ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने कर्तव्य का निर्वहन करते रहिए, समय से सारे कार्य करिए, समय से पढ़िए, समय से सारे कार्यों को संपन्न करिए। समय की पाबंदी बहुत ज़बरदस्त है। जिसमें समय की पाबंदी है वही अनुशासित होता है, और अनुशासन ही आपके जीवन के हर पहलू में क्या करेंगे, पुष्पित करेंगे, पल्लवित करेंगे और उनको क्या कर देंगे, ऊंचाई तक पहुंचा देंगे। मैं इसी शब्दों के साथ आज आपको बहुत सारी शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। धन्यवाद।